हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जी को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत मुश्किल से बिल्कुल भी नहीं है। एस्टिमेटिंग ग्रोथ अब हम क्यों निकालते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा डिविडेंड अगले साल बढ़ेगा या हमारी कॉस्ट के ई बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो कितना अगले साल बढ़ जाएगा, इसको हम यहाँ पे इसकी जी की हेल्प से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। टू वेज ऑफ एस्टिमेटिंग द लाइकली ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अगर बढ़ेगा तो हम उसको कितने कैसे किस दो तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर वन क्या दिया है, एक्स्ट्रापोलेटिंग बेस्ड ऑन द पास्ट डिविडेंड पैटर्न्स। जो भी आपके पास साहब पुराने पैटर्न पड़े हुए हैं, आप उसके हेल्प से क्या करोगे, कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। सेकंड बात कही गई, एज्यूमिंग ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग रिटेन्ड इन द बिजनेस। एक आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, दैट इज बैलेंस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, बैलेंस ट्रांसफ़र टू रिजर्व इनटू ROE, है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वही यहाँ पे जी किस पे डिपेंड करता है, कितना पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कि मैंने ये बात भी कही हुई थी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो और अगर उसमें से 70 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो तो आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा। और अगर आप 100 का 100 रुपया ही अपना रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लो, डिविडेंड ज़ीरो दे देते हो साहब, तो आपके साहब और तेज़ी से बिज़नेस ग्रो करेगा। तो घुमा फिरा के इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पैसा अपने पास रिटेन कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ फॉर्मूले के बारे में। प्लीज़ आप इन फॉर्मूले को मत देखिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट फॉर्मूला है, आपको सब कुछ समझ में वैसे दूसरे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पास्ट डिविडेंड्स की बात की, दिस मेथड एज्यूम्स दैट द पास्ट पैटर्न ऑफ डिविडेंड इज़ अ फेयर इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर। इनका ये मानना है कि अगर आप पास्ट में कितना डिविडेंड दिया जा रहा है उसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। जी इज इक्वल टू अंडर रूट एन नंबर ऑफ ईयर्स, डी जीरो दैट इज जो डिविडेंड अभी प्रेजेंट दिया जा रहा है, डिवाइडेड डिविडेंड एन ईयर्स अगो, जितने साल मैं बताऊंगा एन ईयर्स अगो कैसे निकलेगा, -1, ठीक है। तो अंडर रूट जो होता है उसको हम 1/n लिख सकते हैं, वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ कन्फ्यूज मत होइएगा, इस फॉर्मूले को यूज़ भी नहीं करना है। वेयर एन इजकल टू नंबर ऑफ ईयर्स। आइए टी 6 की बात करते हैं। सिंपल सी बात सोचिए, कंपनी करंटली पेस, आज जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कितना दे, 32 सेंट्स दे रही है। 5 years अगो द डिविडेंड वॉज 20 सेंट्स। तो साहब मैं आपको एक फॉर्मूला बता, आपको याद है, आपने कभी पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। मैंने क्या लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसे आप बैंक में आज जमा करोगे कंपाउंडिंग की हेल्प से, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स एन, रेट क्या होता है, जितना रिटर्न से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लगाएंगे, और जो रूट आपको सामने दिया गया है ये रूट भी यही फॉर्मूला ही दिया गया। आइए दिखाता हूँ कैसे। अब साहब आपको ये पता है कि आज हमको जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 32 सेंट्स मिल रहे हैं। तो 32 सेंट्स आपको आज मिल रहा है। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था आपका साहब, स्टार्टिंग में आपके 20 थे, ये भी पता है। अब ये पूछ क्या रहे हैं कि यहाँ रेट कितना था, तो आर को आर ही रहने दीजिए, अपॉन 100 रेस्ट टू पावर, कितने साल की बात हो रही है यहाँ सब, 5 साल की बात हो रही है, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे, और जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना रूट वाला, वही फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। 32/20 विल बी इक्वल टू 1 + R/100 रेस्ट टू पावर 5। इसके बाद इसको आप डिवाइड करेंगे 32 को 20 से, तो ये बन जाएगा 1.6 विल बी इक्वल टू, मैं R/100 क्या होता है, ग्रोथ रेट, तो R/100 एक्चुअली मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है, 1 + G की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अब इधर थोड़ा सा जगह छोटे होने के मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, टेकिंग अंडर रूट 5 बोथ साइड्स, है ना। तो अगर आप 1.6 का क्या करो, अंडर रूट निकाल दीजिए। मैं अगर ध्यान दीजिए, या फिर मैं ऐसा करूं जो ऊपर किया गया है, इसी को मैं दूसरी भाषा में लिखता हूं, ठीक है, यही चीज़ मैं दूसरी भाषा में लिखूंगा आपके सामने, देखिए कैसे लिखूंगा। अभी इसको मैं कह सकता हूं कि 1.6 जो लिखा है इसको हम 1.5 से पावर लगा दें। उसी तरीके से 1 + G जो है कि पावर 5 है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से, मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ जो 5 लिखा था इंटू 1/5 से, तो 5 से 5 कटा,
तो यहाँ तो बचा 1/5, 1/5 मीन्स वॉट, √5, 1.6 इज इक्वल टू 1 प्लस जी। अब 1.6 को √5 करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था। तो ये हो जाएगा आपको 1.1, आपको फिर दिखाया 2 मिनट लगेगा, जल्दी से दिख जाए साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो ऐसा कोई कैलकुलेटर ले लीजिएगा, इमेजेस से जाते हैं, ऐसा कोई भी ले लीजिएगा, इसमें से कोई भी ले लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे बेस्ट यही वाला मैं मानूंगा कि यही ले लेना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बड़ा इजी सा है, ये सस्ता है, 800-900 मिलेगा, ऑनलाइन देखोगे शायद महंगा मिलेगा, ये देखो अमेजोन पे जो भी दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। आइए, तो अब आती है बात 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस जी। तो जी कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1, दैट इज़ जी आपका आ जाएगा साहब यहाँ पे 1। तो 1, अब ये क्या आया 0.1 आ गया, इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साहब, ये हो जाएगा आपका 10%। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि जी निकालने को लोग कह रहे थे, तो आप सब जी ऐसे ही निकालेंगे, जी ऐसे ही निकालेंगे, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो जी आपका कितना आ गया, 10% आ गया, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करिएगा, आपको ईजी लगने लगेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, √5 निकालने का बस थोड़ा सा मुद्दा आएगा, वो आप खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर को ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, यहाँ क्या बातें कही ज़रा देख लेते हैं साहब, क्या बातें कही गई हैं। TYO7 using past dividends, a company has paid the following dividends per share over the last 5 years। अब अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है, क्या लिखा, कैलकुलेट द एवरेज एनुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। मैं आपको यहाँ पे जो आंसर निकाल के दिखाऊंगा 2 तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि 10 और 11 में कितनी % ग्रोथ हुई है। 11 माइनस 10 कितना, 1 होता है, 11 माइनस 10 करोगे तो 1 आएगा, 1 को डिवाइड करोगे कितने से, 10 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दीजिए, बेस से डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट कितना आ गया, 10% आ गया। ऐसे ही आप अगला करिए, अगला करेंगे सब कैसे करेंगे, 11 माइनस 12.5 कितना आ गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 13.63%। इसी तरीके से ये करिए, 12.5 माइनस 13.6 है ना, तो 13.6 माइनस 12.5, ये आपका आ गया 1.1। तो 1.1 को मैं अगला करके दिखाता हूँ, नोट करते रहिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में आपको मिलेगा नहीं। 1.1 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100 करेंगे तो आपका जी कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए साहब। 1.1 डिवाइडेड बाई 12.5 कितना आता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.8%। सॉरी मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 8.8%। तो ये आपका 8.8 आ गया, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे साहब तो आपको मिल जाएगा 6.617%। अब जरा मैं इस लाइन से लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, देखना कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ। तो आपने सबका रेट ग्रोथ निकाल लिया, एवरेज निकालना था, तो देखिए कैसे निकला। इसका ग्रोथ रेट कितना आया था आपके सामने, इसका आया था 10%। इसका ग्रोथ रेट कितना आया था साहब, इसका आया था 13.63%। इसका ग्रोथ रेट कितना आया था बीच में, ये आया था 8.8%। इसका ग्रोथ रेट कितना आया साहब आपका 6.6176%। इन सबको जोड़ दीजिए साहब, इन सबको जोड़ देंगे और अगर आप साहब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो पता है कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.76 ऐसा कुछ आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जोड़ जल्दी से। 10 प्लस 13.63 प्लस 8.8 प्लस 6.617 प्लस 39.4 जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, कितना है 9.76 आया। अब जरा मैं इसी चीज़ को आपको साहब दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। आपका पहले का रेट कितना था, इतना था, लास्ट का कितना है 14.5 है। तो मेरा एंड में अभी कितना है 14.5, दैट इज़ ए। प्रिंसिपल स्टार्टिंग कितने से 10 से थी, 1 प्लस जी की पावर एन, एन कितना है यहाँ पे साहब 4 साल।
तो 14.5 डिवाइडेड बाई 10, अच्छे से लिख देता हूँ, 14.5 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू 1 प्लस जी की पावर 4। तो ये हो जाएगा साहब 1.45 इज इक्वल टू 1 प्लस जी की पावर 4 टेकिंग अंडर रूट ऑफ 4 बाई बोथ साइड। ठीक है, इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे अंडर रूट 4 लगा दीजिए, 1.45 इज इक्वल टू 1 प्लस जी। और 1.45 को ना आप देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, रूट का कहीं यहाँ पे दिख रहा है सिंबल, रूट का दिख नहीं रहा है, ये है। ठीक है, तो 1.45 एक बार दबाइए, फिर एक बार और दबा दीजिए, तो कितना आया 1.097। तो ये आपका आ गया साहब 1.097 इज इक्वल टू 1 प्लस जी। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.097 इज इक्वल टू जी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 9.7%। तो आपने क्या देखा कि जब आपका साहब अंडर रूट में जो नंबर है वो 4 है, 2 है ना, मल्टीपल्स में है, तो साहब आपका ये आ जाता है रूट सिंपल दबाने से 2 बार। लेकिन अगर ये 5 होगा ना, तब आप नहीं निकाल पाओगे, तब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। और एग्ज़ाम में ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में आपको खुद भी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ दिया रहता है, आप चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं लेने का मन हो तो वहाँ भी दिया रहता है। बस ये होता है कि अब वहाँ पे कैसा साइंटिफिक कैलकुलेटर आएगा, आपको यूज टू होना होगा। और ध्यान दीजिए, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हो ना, उससे ये सभी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर आप उस डायरेक्टली पता क्या करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप ये लिख दोगे ना डायरेक्टली अपने दबा के फट से अपने हाथ में जो भी रहेगा, फट से आपका आंसर यही आ जाएगा, 9.7% आ जाएगा। ये उसमें एक अच्छी बात होती है। ठीक, चलिए एनी हाउ, अब यहाँ हमने ये सीख लिया साहब कि हमने एक नॉर्मल 2 तरीके से मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और जो आपका ये नॉर्मल तरीका ऐसे भी आप निकाल सकते थे। चलिए, अब आती है बात अर्निंग रिटेंशन की, बात हम लोग कर लेते हैं साहब। मैंने आपसे क्या कहा, कितना पैसा हम अपने रिजर्व्स का, कितना पैसा हम अपने प्रॉफिट का रिजर्व्स के रूप में रखते हैं अपने पास बचा करके, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी होगी। चलिए ज़रा मैं इस चीज़ को आपको साबित करके दिखाता हूँ कैसे ये नियम लागू होता है। लिखी है बातें साहब, द अर्निंग रिटेंशन मॉडल, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। आपको याद होगा, मैंने जब फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, मेरा चैप्टर नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट जब आप देखोगे तो वहाँ पर क्या दिखेगा, वहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ था गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। अजम्पशन क्या है, हायर द लेवल ऑफ रिटेंशन इन द बिजनेस, जितना पैसा बिजनेस में रखोगे तो हायर द पोटेंशियल टू ग्रोथ, उतना ज़्यादा क्या ग्रोथ होगा। द फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, आर ई लिखा हुआ है। आर ई क्या है, अकाउंटिंग रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। आर ओ ई लिखवाया था मैं बार बार, आर ओ ई। बी क्या है, अर्निंग रिटेंशन रेट, दैट इज बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व को क्या कहते हैं, बी कहते हैं साहब। TYU 8 की बात करते हैं, अर्निंग रिटेंशन मॉडल कंसिडर्स द फॉलोइंग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2005 की बात यहाँ पे की गई है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको जो दिया हुआ है साहब, यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो 100 और रिजर्व 100 है, दो पूरा मिला के 200, यहाँ पे 200। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 इज 20 रुपये दिया हुआ है। डिविडेंड जो दिया गया है साहब वो 8 रुपये, मतलब 40% पे आउट है। 60% कहाँ जा रहा है, 60% साहब हमारे रिजर्व्स में जा रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट 20 रुपये है, 2 4 जा 8। ध्यान दीजिएगा, 20 रुपये का 40% क्या किया हमने, डिविडेंड के रूप में बांट दिया, और 20 रुपये का 60% दैट इज 20 रुपये का 60% दैट इज 12 रुपये हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व्स रिटेंस क्या बोलते हैं, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं साहब। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख रहे हैं। कितने रुपए, 12 रुपये साहब। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ इसी की हेल्प से कैसे। अब फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, आगे इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपका जो अगले साल का एंड का क्या दिया, उन्होंने ये दिया हुआ है कि अगले साल आपको, ध्यान दीजिएगा, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से हमने 8 रुपये बांट दिए थे। कितना रुपये बचे थे, 12 रुपये बचे थे। वही 12 रुपये यहाँ 100 रुपये जुड़ गए हैं, तो कितने हो गए ये 100 + 12 दैट इज़ 112। ये 12 रुपये कहाँ से आए, समझ में आ रहा होगा, जो पैसे हमने बचाए थे 12 रुपये रिटेन्ड अर्निंग वाले। इस साल आपका 212 है। फिर कहता है द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग रिटेंशन रेट रिमेन्स द सेम। कंपनी का जो ROE है और जो अर्निंग है वो क्या है साहब, अर्निंग रिटेंशन रेट जो है साहब वो क्या है, वो सब साहब दोनों चीज़ें क्या हैं, अर्निंग रिटेंशन रेट और जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE और B, ध्यान दीजिए B और R क्या है यहाँ पे, ROE क्या है साहब यहाँ पे सेम है। व्हाट विल बी द ग्रोथ इन द डिविडेंड इन द नेक्स्ट 2007। अब हर साल जब सेम ही रहने वाला है तो आपको मैं 2 तरीके से करके दिखाता हूँ, एक तरीका मेरा पर्सनल और एक किताब वाला। ठीक, देखिएगा, अब ROE निकालने सबसे पहले हम लोग
ROE कैसे निकलता है? ROE निकालने का तरीका होता है साहब नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो नेट प्रॉफिट यहाँ इक्विटी कितना है साहब? ये वही पैसा है जो हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है साहब? दोनों को जोड़ दीजिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को मिला क्या बनता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड बनता है। तो कितना आ गया? 200 हो गया, इनटू 100 कर दीजिए साहब, तो कितना आ गया? ये 10% आ गया। तो आपको साहब ROE मिल गया है। अब जरा मुझे कोई बताए कि क्या आपको B पता है? यस, B क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना परसेंट? 60%। तो G क्या होता है? 60% इंटू 10%। तो कितना आ गया ये आपका साहब? 6% आ गया। तो आप नॉर्मली बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व 60 का 10% दीजिए, 6%। अब ध्यान दीजिएगा, तो ग्रोथ अभी कितनी आ गई साहब? 6%। अब ये आपका आंसर है, विश्वास मानिए यही आपका आंसर है। सेकंड तरीका क्या है? जरा ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना साहब? यहाँ पे आपको प्रॉफिट 8 रुपये है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ भी हमने क्या किया साहब? हमने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट इन्होंने दिया नहीं क्या? एक मिनट, अर्निंग रिटेंशन रेट रिमेन्स द सेम द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, अब अच्छा इन्होंने ये भी कहा रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेम है। ठीक है भाई, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा कुल मिला के 212। तो 212 का क्या करिए आप? रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी होता है साहब, हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हमारा? 10% है। 10% ऑफ व्हाट? 10 रिटर्न ऑन इक्विटी बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व B इंटू R। देखिए मैं इसको अलग तरीके से इन्होंने ना, प्रॉफिट हमारा, यदि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग रिटेंशन रेट रिमेन्स द सेम, व्हाट विल द ग्रोथ इन डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। तो अगर हमारा G आया है, हम लोग नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जिस तरीके से आंसर लाया हूँ उसका मैं इस्तेमाल ना करूँ। एक और तरीके से आ सकता है, हमारा जो डिविडेंड पे आउट है 8 रुपये, प्रॉफिट आउट टैक्स फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर। ओके, ये 31 दिसंबर 6 का दिया प्रॉफिट भाई। ठीक है, ओके साहब, इधर 6 का प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, तो आपका साहब यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट 6 का ही दिया हुआ था। ये इन्होंने स्टार्टिंग का फिगर दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा साहब, जो भी आपका ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, ROE निकलता है साहब, ध्यान दीजिएगा वो हमेशा स्टार्टिंग के बैलेंस पे निकलता है। ठीक है, थोड़े से यहाँ मिस्टेक हुई, मैंने इसको 2005 का समझ लिया, तो ये 2006 का था साहब, और हमने यहाँ पे कैसे निकला? ये हमारा साहब 20 रुपये के हिसाब से नॉर्मली निकल गया है। तो यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है साहब? आइए साहब, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ये जो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि साहब जो आपका, हम लोग जब भी कभी ROE जो निकालते हैं साहब, ROE निकालते हैं किस पे निकालते हैं? हमेशा इनिशियल कैपिटल पे निकालते हैं साहब, जो साल के स्टार्टिंग में होता है ना, उसके कैपिटल पे निकाला जाता है। तो नॉर्मली उसी के बेस पे यहाँ काम हुआ है। ROE जो हमारा 10 आया था किस पे बेस पे आया है? इनिशियल कैपिटल पे आया था। इसलिए साहब इन्होंने क्या किया है, इसलिए हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने 2 साल का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि ये 2005 के एंड मतलब 2006 के स्टार्टिंग, बहुत ध्यान सुनिए लॉजिक है क्या, 2006 का एंड मतलब 2006 का एंड तो दिया ही हुआ है, तो 2006 का बिगिनिंग भी दिया हुआ है। तो जब भी कभी हम ROE निकालेंगे ना, तो ROE हमेशा किस पे निकालेंगे? मतलब बिगिनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। इसलिए साहब हमने यहाँ पे ऐसे निकाला। अब ये 212 है साहब आपका। अगर आप अगले साल की बात ध्यान दे दो, 7 की अगर हम जब बात करेंगे साहब, तो कैसे निकालेंगे? तो इस साल का कैसे निकालेंगे? हम ROE 10% ही रहेगा हमारा, अभी भी सेम रहेगा। तो 212 का 10% जब आप निकालते हो साहब, तो ये कितना आता है? 21 पॉइंट, ये आपका आता है 21.2, है ना। अब साहब अगर मैं बात करूं 21.2, हमने इसमें से कितना पैसा, हम ध्यान दीजिएगा, कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं साहब? हम इसमें से हम 40% पैसा बांट रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, इसमें से साहब हम 40% पैसा बांट देंगे, तो 40% कितना होता है? 8.48 होता है। अब जरा मुझे आप ये बताइए कि पहले साल आपको जो डिविडेंड था वो कितना था? वो 8 रुपये था। अभी कितना हो गया? 8.48 हो गया साहब। जब 8 का 8.48 हो गया, दोनों का ग्रोथ कितना हुआ? आप इस, मैं वही यही कर रहा है, आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। 8 माइनस 8.48 कितना आता है? 0.48। 0.48 को जब आप डिवाइड करोगे ना 8 से इंटू 100, बेस क्या है? स्टार्टिंग ये 8 ही है ना,
तो इंटू 100 करोगे साहब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साहब 6%। इसको मैं करके दिखाता हूँ, दिखाऊँ, पॉइंट ऊपर है इसमें नीचे 100 कर दूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, 8 6 जा 40, दैट इज़ 6%। तो आपको मैंने ये दिखाया कि आप दो तरीके से 6% निकाल सकते हो। एक जो नॉर्मल तरीका जी वाले तरीके से निकालो 6% निकल गया, एक आपने दोनों का डिविडेंड निकाला और उसके बेस पे आपने, इन्होंने पूछा क्या था 2007 का, 2007 का ग्रोथ निकालने के लिए हम 2007 के स्टार्टिंग का फिगर ले रहे हैं 2012, और 2006 का ग्रोथ निकालें, कैसे निकाला हमने साहब 2005 के एंड का डेटा ले लिया, मतलब 2006 के बिगिनिंग का ले लिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसको एक दो बार और देख लेना, आपको इजी लगेगा, बहुत इजी है, कुछ खास बातें है ही नहीं यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट एक्स डिविडेंड की बात हम लोग करेंगे, बड़ा अच्छा मज़ा आएगा यहाँ पे। मुझे पता है बहुत मज़ा आता है एफएम को सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, मतलब असली ज़िंदगी में ऐसा होता है। आइए देखें, अ कंपनी इज़ अबाउट टू पे एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 16 सेंट्स अ शेयर। कंपनी देने वाली है, इज़ अबाउट टू पे 16 सेंट, ध्यान दीजिएगा। अब अभी हम देने वाले हैं, तो शेयर प्राइस कितना है 200 रुपये। इसका क्या हुआ, ये जो, अब सोचिए मैंने आप क्या कहा था, कि मैंने ये कहा था कि अगर शेयर्स के प्राइस जो चल रहे हैं और अभी ही डिविडेंड मिलने वाला है, तो इसका तो ये हुआ कि भाई ये जो प्राइस है कैसी प्राइस है, ये कम डिविडेंड प्राइस है। कैसी प्राइस है ये, कम डिविडेंड प्राइस। ध्यान देना इस बात को मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये क्या है, कम डिविडेंड प्राइस है। एंड व्हाट डू वी वांट, वी वांट द एक्स डिविडेंड प्राइस। क्या चाहिए हमें, एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए। तो एक्स डिविडेंड प्राइस निकालने क्या करेंगे हम लोग साहब, मैंने क्या सिखाया था, जो भी प्राइस होती है उसमें से क्या करें, डिविडेंड को लेस कर दीजिए। कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 184। तो ये जो 184 सेंट्स होगा ना साहब, ये है आपका एक्स डिविडेंड प्राइस। और जब भी हम कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, हम लोग वहाँ पे हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस ही लेते हैं, कभी भी हम लोग कम डिविडेंड प्राइस नहीं लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कम डिविडेंड प्राइस इसलिए है क्योंकि अभी ही हमको हाल में डिविडेंड मिलने वाला है, और जो शेयर प्राइस दिया हुआ है इसके अंदर इस डिविडेंड का इफेक्ट क्या है, शामिल है साहब। तो अकाउंटिंग ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया, 12.5% ROE दिया है हमको, ROE पता है ना। फिर 20% ऑफ अर्निंग है पेड आउट एट डिविडेंड। इसका तो क्या हुआ, अर्निंग का कितना परसेंट हम डिविडेंड के रूप में 20% बांट रहे हैं। इसका मतलब मुझे ये बता दीजिए साहब कि कितना परसेंट हमारा रिजर्व में जा रहा होगा, 80%। तो जी निकाल दें फट से, जी इजकल टू वॉट, 80% इंटू 12.5%, कितना मिलेगा जी, जी आपको साहब मिल जाएगा यहाँ पे 10%। बिल्कुल इजी से निकल के आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है साहब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो D1 क्या होता है साहब, D1 मतलब होता है जो डिविडेंड अभी हम देने वाले हैं उसके अगले साल, इस साल जो डिविडेंड हम कितना देने वाले हैं 16, ये तो पता ही है। अगले साल कितना देने वाले हो, दैट इज D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड अगले साल का। जो इस साल दे रहे हो भाई उससे मतलब नहीं है, जो डिविडेंड आप अगले साल देने वाले हो वो हम सोच रहे हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको अगले साल इतना डिविडेंड देना है या नहीं देना है। 16 प्लस 10% कर दीजिए, कितना हो जाएगा साहब, ये आपका हो जाएगा 1.6, दैट इज 17.6। P0 आज की प्राइस कितनी है, एक्स डिविडेंड 184, मैंने निकाल के दिखाया अभी। जी कितना है साहब 10%। मैंने क्या कैसे सिखाया था, मैंने यही सिखाया था साहब आप लोगों को कि कैलकुलेट कैसे करोगे, 17.6 अपॉन 184 इंटू 100, कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 9.56% प्लस 10%, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साहब 19.56%। और यही आपका क्या है, KE है, और यही आपका आंसर है साहब। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा सीखने में, कितनी ही आसान चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं साहब। ठीक है साहब, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये जो थोड़ा थ्योरेटिकल बातें जरा इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ खास बातें नहीं है। इस मॉडल का वीकनेस क्या है, इनपुट डेटा कभी कभी हम लोग जो डेटा डालते हैं वो क्या रहता है, इनएक्यूरेट रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट कैसा निकलेगा, इनएक्यूरेट ही आएगा। फ्यूचर डिविडेंड पैटर्न की बात यहाँ पे, ग्रोथ अर्निंग इज इग्नोर्ड। यहाँ पे कितनी बार अर्निंग में जो ग्रोथ होती है उसको लोग इग्नोर करके नॉर्मली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं साहब। करंट प्राइस लेते हैं, ये बहुत सिंपल बात लिखी हुई है कि हम लोग साहब इसमें करंट प्राइस ले लेते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि साहब रेट्स चेंज हो जाते हैं ये लेकिन यहाँ पे करंट प्राइस लेते हैं। फ्यूचर में साहब जो डिविडेंड होते हैं साहब आपके, उसमें कभी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं सिंप्लिसिटी करने के लिए, जबकि ये बात गलत है। फिर कहते हैं साहब प्रॉफिट किस रेट से बढ़ रहा है ये हमें ध्यान नहीं देना होगा, है ना। यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अर्निंग एक हम लोग अर्निंग डू नॉट फीचर एज सच इन द DVM।
अर्निंग कैसे बढ़ रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ डिविडेंड की बात करते हैं, अर्निंग की बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं ना, वही सब बातें यहाँ पे कही गई साहब। अगली वीडियो में साहब हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा हम उसको रुके, मैं इसी वीडियो में बात करते हैं। अगले में हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे साहब मैंने ये लिखवाया हुआ था, के पी इज इक्वल टू, लेक्चर साहब बड़ा हो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, के पी इज इक्वल टू वॉट, D1/P0। ध्यान दीजिएगा प्रेफरेंस शेयर वाले में जी नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साहब आपको पता ही होगा प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दिया जाता है क्या रहता है, वो फिक्स रहता है ना, 10% और 5% वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है साहब, इसलिए उस पर ये लागू नहीं होता जी वाला, इसलिए ईजी हो गया। द फिक्स डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल ऑफ, डिविडेंड किस पे दिया, डिविडेंड साहब नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, और द प्रेफरेंस शेयर विच मे वेरी, डो नॉट एज्यूम द नॉमिनल वैल्यू इज ऑलवेज $1, ऐसा मत मान के चलना कि वो 1 ही होता है। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मजा आ जाएगा। अ कंपनी हैज़ 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर इन इशू, द नॉमिनल वैल्यू इज $1, द करंट एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू इज 1.20 पर शेयर यहाँ पे दिया हुआ है। के पी की बात करते हैं, के पी इज इक्वल टू वॉट, के पी इज इक्वल टू D1/P0। तो D1 कितना है साहब, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ध्यान दीजिएगा साहब, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 50 तक नहीं निकालना है, 50 से मतलब ही नहीं है ना, 50,000 शेयर्स की बात हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको $1 पे 8% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा साहब 100। इसको हम अगर सेंट्स में बात करें तो ये 8 सेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद साहब इसको मैं डॉलर्स में लिखूँ, चलिए डॉलर्स में लिखता हूँ साहब, तो हो जाएगा 0.08 $0.08 डिवाइडेड किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.20। इसको सॉल्व करेंगे साहब तो ये हो जाएगा 6.67%। क्या आ जाएगा आपका, ये साहब आपका 6.67% आंसर। के पी क्या हो जाएगा आपका 6.67%। इतना सही करना होगा, प्रेफरेंस शेयर में ग्रोथ होता ही नहीं, इसलिए कोई मुद्दे की बात नहीं है। अगली वीडियो में साहब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में। कॉस्ट ऑफ डेप्थ कभी कभी हम बात करेंगे, इरिडीमेबल होगा तो क्या होगा, रिडीमेबल होगा तो क्या होगा, कन्वर्टेबल होगा तो क्या होगा। तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारे इसके बाद लास्ट पे सिर्फ छोटा सा पार्ट पड़ेगा WACC का, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है साहब, प्लीज़ अपने मेरे को जब इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक ज़रूर करें, और जो भी डाउट्स आपको होते हैं प्लीज़ कमेंट करें। आई विल वेरी मच प्लीज़ टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस। तो टेक केयर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 एवरीवन।